हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु संख्या पद्धति के कुछ सवाल करते हैं और उसके बाद कुछ मिक्स सवाल भी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये भिन्न दी है हमें पहली भिन्न 9/13, दूसरी है 17/26, तीसरी 28/39 और चौथी भिन्न हमें दी है 33/52। इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताना हमने। तो आप क्या कीजिए, इनको भाग करके ही निकाल लीजिए। तो सब में एक एक जीरो लगा लेते हैं हम और अब भाग कर लेते हैं हम। तो 90 को 13 से भाग किया तो 13 7 91 लगभग 7 आया। 170 को 26 से भाग करोगे यदि तो 26 7 182, तो ये 6.5 के आसपास आएगा। आप भाग करोगे तो ऐसे ही 280 को 39 से भाग करोगे तो 40 7 280 होता है। तो ये उससे थोड़ा कम है तो 39 से तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 1 या कुछ 2 इतना। और अब 330 को अगर हम 52 से भाग करें तो 52 छिकम 312, तो ये आया लगभग 6.3 के लगभग। तो ये दोनों नज़दीक हो गए। अब आप 170 को एक बार फिर से भाग कर लेते हैं तो 26 छिकम 156 बचे 14 तारा 5 और 26 5 130 लगभग इतना है। और 330 को भी हम 52 से फिर भाग कर लेते हैं क्योंकि नज़दीकी हैं ये दोनों, इसलिए बिल्कुल करेक्ट उत्तर निकालने के लिए। तो 52 5 312 18 बचेगा और 52 तिया 156 के लगभग। तो ये सबसे छोटा भिन्न है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 33/52 यानी ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसे भाग करके। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो ये भिन्न दी है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न हमने बतानी है। तो ये भिन्न आप देखोगे सब में अंश और जो नीचे ऊपर का अंश कहलाता है नीचे बाहर, उन सब में एक एक का अंतर है। अंश एक कम है और हर एक ज़्यादा है, हर एक चारों भिन्नों में ही। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो जिसमें अंश सबसे बड़ा है वही सबसे, जब अंतर बराबर हो 1 1 या 2 2 या 3 3, तो जिसमें अंश बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अंश किस में बड़ा है? 7/8 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आ गया। इसे भाग करके देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अंश और हर में प्रत्येक जगह पर चारों भिन्नों में ही एक एक अंतर है तब। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? तो ऐसे में सीधा ही आप क्या करें, 29 को 8 से भाग कर लीजिए, जो शेष आया वही उत्तर हो जाएगा। तो 8 तिया 24, बचा कितना शेष? 5। तो 5 उत्तर आ गया यानी ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 6 से भाग किया, 3 शेषफल आया, तो संख्या आप 6 जमा 3 9 मान लीजिए, क्योंकि 9 को अगर आप 6 से विभाजित करोगे 3 शेष आएगा। अब कहा इसी संख्या के वर्ग को या 9 के वर्ग को यानी कि 81 को अगर हम 6 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा? 81 को 6 से भाग करके दिखा दीजिए। 13 ठीक है 78 और कितना शेष बचता है? 3। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस तरह मानकर आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो। अगर मान लीजिए 6 से भाग करने पर 4 शेष आता तो हम संख्या क्या मानते? 10, और फिर 10 के वर्ग को हम 6 से भाग करते 100 को। 2 अंकों की संख्या में यदि उस संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या जोड़ दी जाए तो प्राप्त संख्या किस संख्या से अवश्य भाग होगी? तो 2 अंकों की संख्या में अगर हम दाई का अंक x माने और इकाई का अंक y माने तो संख्या क्या बनी? 10x, 10 गुणा में दाई का अंक जमा में इकाई का अंक, ये संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, 35 अगर संख्या, तो जो दाई का अंक 10 3, उसको अगर हम 10 से गुणा करें तो 30 जमा में इकाई का अंक 5, तो ये संख्या बन जाती है। तो इसीलिए मैंने दाई का अंक x माना और इकाई का अंक y माना है। तो संख्या क्या होनी? 10x जमा y। और अंक पलट दे मतलब इकाई वाला हम दाई का बना दे, दाई वाला इकाई का, तो तब क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें? 10y जमा x। तो अब हम अगर जोड़ देखें तो 10x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x, और 10y में y जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11y। तो कॉमन क्या इन दोनों जगह में? 11।
तो जो ये संख्या प्राप्त होगी ये 11 से अवश्य भाग होगी। ऐसे ही अगर अंतर का होता तो अंतर आता है इसमें 9x घटा 9y, तब वह 9 से भाग होता। अगर अंतर का सवाल होता, अब का है जोड़ लिया जाए तो जोड़ने का है तब तो 11 आएगा उत्तर, और अंतर लिया जाए उनका तब 9 आएगा। अगला प्रश्न, यदि 738A6A इसको 11 से भाज्य है ये संख्या, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए 11 से भाज्य का नियम क्या है कि जो पहला अंक है, तीसरा है, पांचवा है, उनका जोड़, और दूसरा, चौथा और छठा जोड़ है, या ऐसे आगे भी और भी बड़ी संख्या हो तो पांचवा, सातवां, नौवां और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इनका जोड़ हम करते हैं। तो हमें पहला, तीसरा और पांचवा अंक पता है, 7, 8 और 6 कितना आ गया, इनका जोड़ 21 आ गया। और जो दूसरा, चौथा और छठा है वो कितना आया, 3 जमा ए यानी 3 जमा 2a आया। तो अब हमें 11 से ये पूरी भाग हो जाए, इसके लिए क्या आवश्यक है कि या तो इनका जो जोड़ है ना, दोनों जो पहला, तीसरा, पांचवा उनका जोड़, और दूसरा, चौथा और छठा है उनका जोड़ बराबर आए, यानी शेष इनका 0 बचे, या फिर शेष 11 या 22 बचे, 0, 11 या 22 इनका अंतर बचे, तब ही संख्या ये 11 से भाग होगी। अब देखिए जो पहला, तीसरा, पांचवा उनका जोड़ तो 21 आया, और दूसरा, चौथा और 6 का जोड़ कितना है, 3 जमा 2 है। तो इसमें से ये 3 हम घटा लेते तो कितना बचा, 18। तो 2a बराबर 18 आ गया हमारे पास। अब 2a बराबर है 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9। ऑप्शन 20 का सही उत्तर आएगा। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। तो 41 सही 2/3 को हम अगर सही बटे में लिखे तो 41 को 3 से गुणा कीजिए, 41 तिया 123, जमा में ये ऊपर 2 है जुड़ जाएगा, 125/3 लिख सकते हैं। तो 125/3 कितने 1/6 मिलकर बना है, तो इसको भाग करेंगे 1/6 से, और अब भाग को यदि हम गुणा में बदलते हैं तब क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 125 गुणा में 6/1। अब आप काट लीजिए इसे, तो 3 दूनी 6, 125 दूनी 250, तो 250 बार 1/6 लेंगे हम, तब 41 सही 2/3 बनेंगे। अगला प्रश्न, किसी लड़के से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया, भाग कर दिया, तो उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक आया। संख्या के अंकों का योगफल क्या है। तो देखिए 7/8 और 8 से भाग करना था और कर दिया उसमें, न गुणा करना था, कर दिया 7/8 से भाग, यानी गुणा कर दिया उसने पलटले से, 8/7 से गुणा कर दिया उसने। 7/8 से भाग कर रहे हैं, मतलब उसे जब हम भाग के निशान को गुणा बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो 8/7 से गुणा कर रहे हैं हम। तो जो नीचे जो हर है 8 और 7, इनका एलसीएम ले लीजिए, इतनी संख्या मान लीजिए, तो 8 7 56 संख्या मान ली हमने। अब 56 को हमने 7/8 से गुणा करना था, तो क्या उत्तर आएगा 49, लेकिन हमने 56 को 7/8 से भाग कर दिया, मतलब 8/7 से गुणा कर दिया, तो कितना उत्तर आया 65, नहीं 64, कितना आया 64। तो कितना अधिक आया यहाँ, 49 और 64 का अंतर कितना है, 15 ही अधिक आया, और सवाल में 15 ही अधिक है, तो इसका मतलब जो हमने संख्या मानी थी वही संख्या है, यानी 56 ही इसका उत्तर होगा। तो संख्या के अंकों का योगफल पूछा है, तो 56 के अंकों का योगफल कितना आ गया 11। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 15 की जगह 30 दिया होता है कि परिणाम 30 अधिक आया, और हमारा तो 15 आ रहा था, तो जब 56 मानी तो अब एक एक नियम लगा दिए, जब परिणाम 15 अधिक है तो संख्या 56, और 30 अधिक है तो 56 दूनी 112 आ जाता उत्तर तब। यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है, तो संख्या क्या है। तो संख्या x मान लेते हैं इसमें हम, तो x जमा में संख्या का 50% मतलब आधा, यानी x/2, और जमा में संख्या का 25% मतलब उसी संख्या x का 25% मतलब चौथा हिस्सा x/4, और ये बराबर है 280, तो औसत है, तो 280 को 3 से गुणा कर लीजिए, उतने के बराबर आएगा ये जोड़, तो कितना आ गया 840, गुणा करने पर इतना आ गया। आप x का मान निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिए सब जगह, 4 से गुणा कर लीजिए, तो 4x
जमा यहाँ 4 से गुना करोगे तो 2x, जमा यहाँ 4 से गुना किया तो x, और बराबर है उसको भी 4 से गुना कीजिए 840 को तो 3360, तो 4x और 2x और x मतलब 7x, 7x बराबर है आगे 3360, तो x कितना हो जाएगा 7 बटे में चला जाएगा इसके, तो x का मान आ जाएगा 7 से आप भाग कीजिए, 7 चौके 28, 7 8 56 और 0 480, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल करने से 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए संख्याएं हम क्या करें, एक तो a मान लेते एक b, तो उनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a, और b का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b, ये हमने ज्ञात करना हो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया एलसीएम ab एलसीएम आ गया, तो अब यहाँ हो गया b और यहाँ पे प्लस a, तो a प्लस बी अपन ए बी हो गया, दोनों संख्याओं के योगफल बटे में उनका गुणनफल, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये कि योगफल 12 है और गुणनफल 35 है, तो इनके जो व्युत्क्रमों का योगफल क्या आ गया, जो इन संख्याओं का योगफल है वो यानी 12 बटे में इनका गुणनफल यानी 35। आप याद रख लीजिए कि अगर दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल दिया हो तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या लेते हैं हम, हमेशा उनका योगफल बटे में उनका गुणनफल, तो 12/35 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं आपको पता है 1 2 3 और 10 तक ऐसे चले हम, तो इनके वर्गों का जोड़ निकालना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे 10 का वर्ग आखिर में 100, इनका जोड़ हमने ज्ञात करना है इन सभी का। तो आप वैसे तो केवल 10 संख्या इनको ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, अन्यथा इनका फार्मूला क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला आप लिख लीजिए और ध्यान रखना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और इन सब के अपॉन में 6, ये फार्मूला आप लगा लीजिए। तो n हमारा कितना है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है मतलब 10, तो 10 गुणा में n प्लस 1 यानी 11 गुणा में 2n प्लस 1, तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, ये 6 हमेशा आना है, आप याद रखिए, आप काट लीजिए। अब 3 से काटा 7 और ये 3 से काटा 2 और ये 5, और अब आप इनकी गुणा कर लीजिए, 5 गुणा में 11 गुणा में 7, तो 385 गुणा आ गई, 55 7 385, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए 1 से 100 तक विषम संख्या क्या बनेगी, 1 3 विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, 7, और ऐसे ही लास्ट वाली क्या बनेगी 99। तो एक कुल कितनी संख्याएं होगी, पहला काम हमारा ये ज्ञात करना। तो देखिए 2 बढ़ रही है हर बार, तो 99 पहली 1 है और आखिरी 99, कुल 98 बढ़े हैं 2 बार, हर बार 2 बढ़कर 98 बढ़े, तो कुल कितने बढ़े हैं 2 49 बार बढ़े, और एक पहली संख्या 1 थी वो, तो कुल ये 50 संख्याएं बनी। 1 से 99 तक कुल कितनी विषम संख्याएं बनेगी 50। अब इनके योगफल हमें ज्ञात करना इन सभी संख्याओं का, तो इसके लिए एक फार्मूला भी है कि हम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो n स्क्वायर होता है, वो कितना होता है n स्क्वायर, तो यही लगा दीजिए, यानी 50 गुना 50 कितना आ गया 2500, ऑप्शन सी। यदि आपके फार्मूला याद नहीं आए तो आप इसे एपी से कर सकते हैं, एपी बन रही है 1 3 5 7 और 99 तक, और एपी में मैंने बताया है कि हमेशा एपी का जो औसत होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 1 जमा 99 बटे 2, ये औसत आ गया इस एपी का, तो कितना आ गया ये 50, और ये 50 औसत है कितनी संख्याओं को, 50 संख्याएं बनी थी, तो 50 संख्याओं को औसत है, तो 50 गुना 50 ये होगा जाएगा 2500, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न 13 है 49,237 गुणा 3885 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आप गुणा करते जाइए, 7 है पहली संख्या में इकाई अंक और दूसरी में 5 है, इनकी गुणा कीजिए, 7 5 35, तो यहाँ इकाई अंक क्या आ गया 5। अब इसको अगली संख्या के इकाई अंक से यानी 8 से गुणा करें 5 को, तो 8 5 40 की कितनी आ गई 0 आ गया आपके, तो अब एक बार 0 आ गया तो इकाई अंक फिर उसके बाद हमेशा ही कितना रहेगा 0 रहेगा, तो इसका ऑप्शन ए उत्तर आ गया।
14वां प्रश्न है, किसी चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकटें बिकी। इन टिकटों में आधी प्रत्येक ₹5 की दर पर, एक तिहाई ₹3 प्रति की दर पर और शेष टिकटें ₹2 की दर पर बिकी। कुल प्राप्त धनराशि कितनी होगी? तो देखिए 420 का आधा कितना हो गया? 210 और एक तिहाई कितना होगा? 420 गुना 1/3 140 और शेष तो 420 है, उसमें से 210 और 140 350 हो चुकी, तो कितनी और बची? 70। अब ये जो पहली है आधी, ये बिकी 5 की दर से और ये बिकी है 3 की दर से और ये बिकी है ₹2 की दर से। अब आप इनकी गुणा करके जोड़ लीजिए। यहाँ गुणा आया 1050, यहाँ गुणा आई 420 और यहाँ गुणा कितनी आएगी? 140। इन सब का जोड़ कर लीजिए, उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई। तो ये आ गया 0, 11 का 1 और 15 और 1 16, ₹1610। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसी आयताकार मेज के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने आयताकार मेज का जो टॉप है वो बना लिया, सतह के ऊपर का है वो जो मेज के वो बना लिया। अब परिमाप इसका क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़, और इसमें 2 लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होंगी। तो इसका जो परिमाप होता है क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप 28 है, तो उसका आधा कर ले यदि हम 28/2, तो वो क्या आ गया? लंबाई और चौड़ाई का जोड़ आ गया 14। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का जोड़ 28 है, तो 1 लंबाई और 1 चौड़ाई का जोड़ 14 आ गया। अब ये लंबाई हमने ए मान ली और ये चौड़ाई बी मान ली। तो अगर हम विकर्ण ज्ञात करना भी है, तो ये समकोण त्रिभुज होते हैं इसमें जो बने आयत में या वर्ग में। तो अब इसका जो ये विकर्ण है, मान ली इसे सी मानने, तो ये सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो उसकी मदद से अब हम पाइथागोरस की प्रमेय की मदद से इस सवाल को हल कर सकते हैं। या फिर अब आप सोचकर भी कर सकते हो इस सवाल को कि लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है वो 14 है और उनकी गुणा क्षेत्रफल क्या होता है? इसका लंबाई गुना चौड़ाई वो 48 है। तो 14 जोड़ा है और 48 गुणा है। ऐसी दो संख्याएं यदि हम सोचे तो क्या क्या आई? 6 और 8, 6 और 8 14 और 6 8 48। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा? 6 का 36 और 8 का 64, तो 100 आ गया। विकर्ण का वर्ग बराबर है 100, तो विकर्ण 100 का वर्गमूल यानी 10, ऑप्शन बी। लेकिन फार्मूले से यदि हम करें मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा? हमारे पास a प्लस बी अब कितनी आ गई? 14। अब दोनों तरफ का हम वर्ग कर लें, तो इधर a जमा बी का स्क्वायर करें और इधर 14 का स्क्वायर करें, तो इधर क्या आ गया हमारे पास? a जमा बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 21 जमा 22 जमा 2ab और बराबर उधर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। 14 गुना 14। अब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर क्या है? विकर्ण के वर्ग का जोड़ के बराबर आता है पाइथागोरस की प्रमेय से। और ए बी मतलब क्षेत्रफल, ए लंबाई और बी चौड़ाई है उनकी गुना, तो वो 48 दिया हुआ है। तो ये 2ab है जो यहाँ 48 रख लिया बी की जगह, तो 48 दूनी 96 जाएगा ये मान, और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। और ए इनका वर्गमूल निकालेंगे, वो विकर्ण आ गया 10 मीटर, ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न, 2 वर्गों का परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़। तो ये चारों भुजाएं बराबर होती वर्ग में, तो एक का चारों भुजाओं का जोड़ आ रहा है 24, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 24/4 6, और दूसरे का आ रहा है 32, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 32/4 यानी कि 8। थोड़े होता है वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, तो भुजा को निकालने के लिए परिमाप को 4 से भाग कर लिया। अब पहले वर्ग की भुजा 6 आ गई, दूसरे की 8 आ गई। अब सवाल में आगे कहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा 36 और दूसरे का 8 गुना 8 यानी 64, कुल कितना का 100। तो जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर किसका वर्ग होता है? 10 का। तो उस तीसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब उसका परिमाप पूछा है, परिमाप 4 भुजाएं 10 10 10 होंगी, तो परिमाप 10 चौके 40 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 32 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 6.5 घंटे में जाती है, और वही नाव
64 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 8.5 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम थोड़ा सा HCF से की मदद से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ जो धारा की दिशा में चाल जो दूरी दे रखी है वो 40 और 64 है। तो इनका HCF हम अगर निकाले तो 8 आया, और धारा के विपरीत दे रखी है वो 32 और 36 है, तो इनका 4 आया। अगर हम यही चालें मान ले तो 40 है वो धारा की दिशा में और 32 धारा के विपरीत दिशा में, 8 और 4 से माने तो कुल कितना समय लगेगा? 40/8 यानी कि 5 घंटे जमा में 32/4 यानी कि 8 घंटे, 13 घंटे आया। जबकि हमारे सवाल में कितना दिया? 6.5, आधा दिया इससे। तो हम क्या करें, अब चालें हैं वो दुगनी कर मान ले जो, तो 16 और 8 मान ले यदि हम, तो 16 अगर मानेंगे तो 40/16 कितना है? 2.5 घंटा आ जाएगा, और 32/8 है वो कितना आ जाएगा? 4। तो कुल जोड़ कितना आ जाएगा? 6.5 आ गया। अब दूसरे में और रख के देख लीजिए चाल ले हम, तो 64 में अगर 16 रखें तो 64/16 कितना टाइम लगेगा? 4, और 36/8 कितना लगा? 4.5। तो ये भी 8.5 आ गया जोड़। तो इसका मतलब 16 और 4 जो चालें हैं वो 8 जो चाल है वो सही है। धारा की दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल क्या हो जाएगी? अगर हमें धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में चालें पता है तो उनका जोड़कर आधा कर ले हम, वही उत्तर आता है। तो 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आ गया इसका सही उत्तर। 18वां प्रश्न है, किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है। तो मान लीजिए ये बड़ा पेड़ है कोई, उसका ये तना है ए बी, और ए वह बिंदु जहाँ पर तने का आधार जमीन को छूता है। तो ए ये है और बी उसकी चोटी है। ऐसे था ये पेड़ का तना है। अब आगे क्या कहा? किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया जो 12 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये मान लीजिए सी बिंदु है और ये कुल कितनी ऊंचाई पर है? ए से 12 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये यहाँ से तना टूट गया और टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर सिरे इससे से सी पर जुड़ा है, लेकिन जुड़ा हुआ है सी से, और टूटा हुआ भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है टूट के ऐसे गिर गया। यहाँ पर जो सी है इस पे ये थोड़ा जुड़ा हुआ ही है, और ये जो बी है यहाँ आके टिक गया और सिरा बी जमीन को डी पर छूता है। तो ये बिंदु क्या लिया इन्होंने? जमीन पर डी। तो अब आप ऐसे ये मिला लीजिए। और ये कहा है कि बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है डी। तो ये दूरी कितनी दी है? 5। तो तने की मूल ऊंचाई कितनी थी? तो अब आप पाइथागोरस की प्रमेय निकाल लीजिए। ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 13। यानी BC कितनी थी? 13 थी। तो पूरा तना मूल रूप से कितना था? 12 तो AC था और 13 BC, तो कुल कितना था? 25 मीटर। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के कुछ गणित के प्रश्न। धन्यवाद।